Apa? Hello everyone. Hand technique. 1, 2, okay. इसको तो पीछे चले जाना। ये प्रोटोटाइप ऑफ टेम्पलेट और इसमें 2 फॉलो हैं। बस ठीक है हो गया। ओके, अब हमारा कनेक्ट कर दो। ब्लूटूथ का देखा है ना? हाँ देख लिया। कनेक्ट करो क्योंकि हो चुका है शुरू। हमें स्पॉटलाइट कर दी। मैम दो है मेरे। को-होस्ट में हमें भी किया है। नहीं सर, अपने नाम से उनका है मनोज गुप्ता। हाँ ज्वाइन कर लिया। चलो कुछ नहीं। सारिका वो उसको वहां से छोड़ो सारिका। हाँ जी हाँ जी। अभी देखो वो नहीं दिख रहा था। अभी वो नहीं दिख रहा था अपन को फर्श बहुत ज्यादा अब दिखने लगा। ऐसा क्यों? अच्छा जूम का है ये। वो कैमरे का था। ओके हम लोग तो ये बोलते जाएंगे और इसका म्यूट है, आवाज नहीं आएगी। आइए हाँ
आदमी को दूर करना है। हेलो, हाँ मेरी आवाज तो आ रही है। देव, नहीं तो बाहर से चेयर ला के मम्मी को वहां बिठा लें। स्टूल रख दें थोड़ा दूर, नहीं हो पाएगा। हेलो हेलो, मनोज सर, आज आपका आवाज सही है, आ रहा है? आवाज सही आ है? रहा है बिल्कुल। बेस वीडियो भी ठीक है? वीडियो ठीक है। तो ओके। वीडियो दिख रहा है? जब पीछे जाता है थोड़ा सा ब्लर हो रहा था, मतलब अच्छा। ठीक है, वो ठीक है। ठीक। आप लैपटॉप से कर रहे हैं कि फोन है? नहीं यार, लैपटॉप भी है मेरे पास, लेकिन जब लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ ना तो थोड़ा सा कभी कभी ब्लर होता है, हैंग होता है। ओके ओके, है ये ना? तो फोन है मैंने ना, ये ठीक है। मोबाइल से, ये ओके, फोन है, फोन से कर रहे हैं। हाँ ये ठीक है सर, आवाज हाँ, बिल्कुल क्योंकि सही है। हाँ, हाँ, वाईफाई से जब कनेक्ट करते हैं ना तो नेट की प्रॉब्लम होती है। ओके। आपका थोड़ा सा पीछे जाएगा तो मतलब ये इसमें पाव थोड़ा कत रहा है। आप नहीं, थोड़ा हम मैं वो पीछे वो ये जो फुटवर्क रहेगा मेरा वो ये यहाँ खड़ा होके करूंगा। ओके ओके, अभी बिल्कुल सही है। हाँ, बोलने के समय मैं इधर आ जाऊंगा। ओके ओके ओके, ठीक है सर। ओके, ठीक है। अतोपदा तौरो विकास मोइदा पीरवन angang atopa khara pi sanago mi बच्चे तो एक्सरसाइज करने भी लग गए। पता, कुछ स्क्रीन पे बच्चे प्रैक्टिस करने लग गए। इनने भी बनाया है पोस्टर, हमारी ऐसी वाली फोटो बीच में कर दी है। आपको स्पॉटलाइट क्या है? कुछ तो बच्चे तो बढ़िया एक्सरसाइज चालू कर दिए हैं, पूरी बेंडिंग एंडिंग सब कर।
Good evening, everyone. Taraba. Good evening, everyone. It is Maivam Prem Kumar Singh, Wushu coach, INCO Imphal. First of all, representing Wushu Association of India and Sports Authority of India, I would like to welcome our respected director, Sayeni RC Imphal, our respected sir, Shri Francis Marwinji, who is the man behind this successful conduct of the online program. And I also welcome our program director, our respected chief coach of the Indian Wushu team, Shri Kuldeep Handuji, who is also working so hard for coordinating everything and make this session successful. और उसके बाद मैं वेलकम करना चाहूँगा जितने भी देश भर से जुड़े हमारे प्रिय खिलाड़ी, उनके कोचेस और उनके माता पिताएं जो हमारे बच्चों को क्लास में भेज रहे हैं, सबको भी मैं वेलकम करना चाहता हूं। और साथ साथ में जितने भी स्टेट सेक्रेटरीज हैं और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज जिन्होंने ये ई पाठशाला वुशु ट्रेनिंग प्रोग्राम को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, और जितने भी देश भर से खिलाड़ी हैं उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, उसको भी मैं वेलकम करता हूं। और आज हमारे बीच जो आज का सेशन का कोच है श्री मनोज गुप्ता, ही इज एन इंटरनेशनल सांदा जज और नेशनल टीम कोच रह चुके हैं, और ही इज द वुशु में गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसने सबसे ज्यादा ताइजी का प्रदर्शन करने के लिए भी उसने ये बहुत प्राउड अचीवमेंट हासिल किया है। दिस इज अ वेरी बिग प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द वुशुइस इन इंडिया दैट Manoj Gupta sir will conduct today's class from MP. He is a former secretary of the MP Wushu Association, and he is an international Sanda judge and an international coach. आज का क्लास में वो बहुत सारा वेरिएशंस लेके आए हैं। हाउ टू स्पिनिंग बैक फिस्ट, easy way to block kicks, easy way to score by kicking techniques, content requirement of choreographed sparring. इसी तरह बहुत सारे जो टॉपिक्स के बारे में मनोज सर बताएंगे आज। तो बहुत छोटा समय के अंदर में within 2 minutes we are going to start the special training session which will be conducted by our respected international judge Manoj Gupta sir from Madhya Pradesh. अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन, और अभी स्क्रीन पे करीब 300 बच्चे जोड़े हैं। तो हम अनुरोध करते हैं बाकी का जितने भी आपके प्रिय मित्र और जान पहचान है सभी को आप मैसेज कर सकते हैं, तो करके जल्दी टाइम पर जुड़े। हम उम्मीद करते हैं जो भी खिलाड़ी टाइम पर जुड़ेंगे, और कल करीब 900 बच्चे ने भाग लिया था और अच्छा प्रैक्टिस भी हुआ था। तो आज वही मात्रा में देश भर से बच्चे जुड़ेंगे, यही उम्मीद है। और बहुत सारा बच्चे अभी बहुत eagerly waiting for the session to be begin. So within a short time we are starting. अभी 4 बजने के साथ साथ हम प्रस्तुत करते हैं श्री मनोज गुप्ता, इंटरनेशनल जज and international coach to conduct today's program. I welcome Manoj Gupta sir to conduct today's program. थैंक यू मिस्टर प्रेम कुमार। और इस जूम ऐप के द्वारा जुड़े भारतीय वुशु संघ के समस्त पदाधिकारी, कोचेस, भारतीय खेल प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और भारत के
तमाम वुशु खिलाड़ियों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। मैं पिछले 10 मिनट से करीब कनेक्ट था, तो मैंने देखा कि अभी सेशन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से बच्चे जुड़कर अपना वार्म अप एक्सरसाइज स्टार्ट भी कर दिए थे। ये एक बहुत अच्छा साइन है। इससे हमें ये पता चलता है कि साई का ये जो प्रयास है, लॉकडाउन के पीरियड में सभी खिलाड़ी अपने घर में रहकर अभ्यास करें। भारतीय वुशु एसोसिएशन का जो एक सोच है कि इस वक्त पे अगर हम घर में बैठे रह गए और कुछ नहीं किया, तो निश्चित रूप से हमारे प्रदर्शन बहुत पिछड़ जाएगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को मेंटेन रखने के लिए जो सोच थी, वो हमें अभी देखा हमने कि वक्त हुआ 4 बजे का और वो बच्चे अपने आप एक्सरसाइज करने लगे। ये देख के समझ में आता है कि हमारा ये प्रयास, भारतीय खेल प्राधिकरण का ये प्रयास हमारे वुशु खिलाड़ियों के हित में है। और 4 बजते ही हमने अभी यहाँ ट्रेनिंग कराना स्टार्ट किया नहीं और मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। अब मैं अपना सेशन यहाँ स्टार्ट करने की आपसे अनुमति चाहता हूँ। मैं अपने मुख्य टॉपिक पर आऊं इसके पहले लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, लेकिन थोड़ा सा मैं तरीका चेंज करूंगा आज के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का। आज सभी कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो इन दिनों मैं आपको वो एक्सरसाइज कराऊंगा जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी डेवलप हो। अर्थात आज हम जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें इनहेल एक्सहेल पे हम विशेष ध्यान देंगे और उसी के साथ साथ हमारी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आराम से खड़े हो जाएं, अपने पैरों को अपने बॉडी की चौड़ाई के बराबर आप खोल कर रखें। सांसों को अंदर खींचते हुए इस तरह से हाथ ऊपर करें, सांस अंदर, सांस बाहर करते हुए इस तरह से रिलैक्स मोड में आप हाथों को नीचे लाएं, फिर से उंगलियों को आपस में फंसाएं और सांस अंदर खींचते हुए इनहेल करते हुए हाथ ऊपर। थोड़ा सा एक्सरसाइज का मोड आप चेंज करेंगे, थोड़ा पैर खोल लें, फिर से आप सांस को अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए हाथों को पैर के पीछे से नीचे ले जाएं और पैरों को छूते हुए फिर से सांस अंदर भरते हुए इस तरह से आपको करना है, रिपीटेशन कई बार करना है। इससे आपकी लंग्स कैपेसिटी तो डेवलप होनी ही है, साथ साथ बेंडिंग एक्सरसाइजेस भी हो जाएंगी, जिससे आप आगे जो जर्किंग मूवमेंट करेंगे उसमें आपकी बॉडी प्रॉपर रेडी रहेगी। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। यहां हाथ रखें, फिर से सांस को अंदर खींचते हुए एक हाथ ऊपर और एक हाथ पीछे करना है। साइड से देखें, जितनी अधिक देर आप सांस अंदर रोक सकते हैं आपको रोक कर रखना है। हाथ जब आप ऊपर करेंगे तो ये कान के साथ आपका ये हिस्सा लगा होना चाहिए। आपकी सारी उंगलियां साइड बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए और पाम इस तरह से पोजीशन में बना होना चाहिए, हाथ सीधा, दूसरा हाथ भी पीछे और बिल्कुल स्ट्रेट।
इससे आपके शोल्डर और आर्म्स की एक्सरसाइज तो होंगी ही, तावलू मूवमेंट जब आप करेंगे तो उसमें भी परफेक्शन आपका बढ़ता जाएगा। बेसिकली इन एक्सरसाइजेस को चीकोंग एक्सरसाइज के रूप में मार्शल आर्ट की दुनिया में जाना जाता है। चीकोंग की अगली एक्सरसाइज फिर से बहुत आसान है। मैं आज आपको सारी आसान एक्सरसाइज और आसान टेक्निक्स ही सिखाऊंगा। अपने एड़ियों को ऊपर उठाना है, हाथ को पीछे लेकर जाना है, सांस अंदर खींचते हुए देखिए। कम से कम 10 रिपीटेशन इन एक्सरसाइजेस का आपको करते ही जाना है। पैर से लेकर आपके गर्दन के पीछे के हिस्से तक की पूरी मसल्स की एक्सरसाइजेस इस बहुत आसान से दिखने वाले एक्सरसाइज में होती है। अब हम थोड़ा मूवमेंट एक्सरसाइज करते हैं। यहां से फिर से सांस अंदर भरें, ओके। इसी तरह से आपको करना है। ध्यान रखें, सांस अंदर जितनी देर रोक कर रख सकते हैं रोकना है। अगली एक्सरसाइज मापू स्टांस में आप आराम से बैठें, बिल्कुल बॉडी सीधी होनी चाहिए। ऐसे झुककर देखिए, साइड से दिखाता हूं, इस तरीके से कमर बाहर करके और ये बेंडिंग करके नहीं बैठना है, रिलैक्स होके सीधे बैठना है। आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। चलिए सामने हो जाता हूं मैं। टर्न, कुंभू, हाथों को यहां रखें, बॉडी स्ट्रेट, यहां से स्ट्रेट। इस घुटने पर ध्यान दें, ये सीधा होना चाहिए, ये बैंड होना चाहिए, ये इस पे ताकत लगाइए, बिल्कुल सीधा करें। सामने की ओर झुकें। इस समय सिर से लेकर कमर और एड़ी तक बिल्कुल एक लाइन में आपकी बॉडी होनी चाहिए। सामने की ओर झुककर नीचे झुके रहें और इस समय अपने पैरों को स्ट्रेच करें और वापस मापू में आ जाएं। यहां होल्ड करें, फिर दूसरे तरफ टर्न, घुटने पर यहां ध्यान दें, इसे सीधा करना है। जिनका ऐसा मुड़ा हुआ रहे वो और खींचें। आगे का पैर बैलेंस बनाने के लिए आप वापस लें, फिर से खींचें। बैठिए पूरा इस तरह से, वेरी गुड। आगे मुड़ें, सामने झुकें, फिर से मापू में आ जाएं। ओके, खड़े हो जाएं। ये कुछ एक्सरसाइजेस के मैंने आपको नए तरीके बताया हूं। बहुत ही आराम से करना है, ब्रीथिंग के साथ करना है। इनहेल एक्सेल का आपको विशेष ध्यान रखना है, तब इन एक्सरसाइजेस का आपको पूरा फायदा मिलेगा। एक्सरसाइजेस बहुत सी होती हैं, मैंने आपके रेगुलर क्लास में देखा हूं। बहुत देर आप एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अच्छी करते हैं। वो सारी एक्सरसाइजेस जरूरी हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट में आपको पावर, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी हो तो। अब मैं अपने सब्जेक्ट पर आता हूं। उसके लिए स्पेसिफिक थोड़ा सा शोल्डर की एक्सरसाइज आपको करनी होगी। ओके, अब हम तैयार हैं। पहले लेसन प्लान, स्पिनिंग
बैक फिस्ट, मैं आपको बता दूं, हम फाइटिंग के लिए इस तरह से खड़े हैं, हमारा राइट हैंड पीछे है, लेफ्ट हैंड आगे है। आप सभी भी तैयार हो जाएं। मैं अपने एक पार्टनर को बुलाता हूं आगे। अगर आपके पास भी कोई पार्टनर हो तो आप सामने उसे खड़ा कर सकते हैं। मैं देखता हूं बहुत से बच्चों के पास पैड होते हैं, जिनके पास पैड हो वो इस तरीके से पैड सामने रखवा लें, जिनके पास ना हो तो वो खाली हाथ ऐसा रखवाएं। इस तरह से तैयार हो जाएं। और अब आप देखें, बैक फिस्ट है ये, आपके फिस्ट का पिछला हिस्सा, ये है बैक फिस्ट। यहां से भी मारेंगे, ये भी बैक फिस्ट ही होगा। लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूं स्पिनिंग बैक फिस्ट। स्पिनिंग बैक फिस्ट मींस सर्कल गोल घूमते हुए आपको बैक फिस्ट करना है। सभी ने देखा होगा फाइटिंग के दौरान लोग इस तरीके से ऐसा मारते हैं कुछ, लेकिन इसका प्रॉपर अगर हमने फुटवर्क नहीं सीखा तो ये पंच मारने के समय हमारे पैर आपस में उलझ जाएंगे, हमारा बैलेंस बिगड़ेगा, हम अपने आप भी गिर सकते हैं या अपोनेंट खिलाड़ी मुझे आसानी से धक्का देकर नीचे गिरा सकता है। अगर हमने फुटवर्क प्रॉपर नहीं सीखा तो अगर आपको स्पिनिंग बैक पंच का उपयोग करना है तो फुटवर्क देखिए कैसा होगा। अगले पैर को आप सभी तैयार करें उठाने के लिए, इस तरह से खड़े हो जाएं, ऑन गार्ड पोजीशन। लेफ्ट लेग जो आगे है इसे पहले टर्न करना है, ध्यान दें। लेफ्ट लेग ये टर्न होगा, वापस लाएं, फिर से टर्न करें। लेफ्ट लेग का डायरेक्शन देखिए इस तरफ हो गया है, ये लेफ्ट लेग का डायरेक्शन इस तरफ हो गया है। फिर से ये वापस मैं खड़ा हूं, ये टर्न। अगर हमने इस पैर को टर्न नहीं किया और हमने अपर बॉडी घुमा दी तो मेरा बैलेंस बिगड़ेगा। अगर हमने पैर का डायरेक्शन टर्न किया और अब ये कितनी दूरी पर है इसके अनुसार हम अपना ये पैर, राइट लेग हमें यहां रखना है, यहां रखना है, और फिर उसके बाद टर्न हो गए, बैलेंस में अपने आप को रखा, और उसके बाद फिर फिस्ट का उपयोग करेंगे तो जाकर हम प्रॉपर वे में ये पंच मार पाएंगे, बैक फिस्ट से मार पाएंगे और हम डिसबैलेंस नहीं होंगे। अगर फुटवर्क सही नहीं रखा तो बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहता है। फिर से रिपीट करते हैं, तैयार हो जाएं। पहले पैर को टर्न किया, दूसरे पैर को इनके नजदीक लाए, टर्न होकर इस तरीके से आप अटैक करेंगे। ध्यान हमें ये रखना है कि बैक फिस्ट मींस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कलाई का इतना हिस्सा तक हो सकता है। ये पार्ट एल्बो कहलाता है, जो कि सांसव में मारना अलाउ नहीं है, तो आप इस चीज को बचा कर रखें। हमें घूमकर एल्बो नहीं मारना है, डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब आप इसको फाइटिंग में कैसे लेंगे मैं दिखाता हूं। तुम हट जाओ। अब फाइटिंग में जो व्यक्ति लेते हैं तो इसके लिए अपोनेंट भी यहां तैयार रहता है। बेहतर होगा कि हम इनके हाथ को दबाएं, लेकिन दूसरा हाथ हमारा यहां रखना जरूरी है, क्योंकि हम जैसे ही इनके नजदीक आएंगे और ये दूसरा हाथ हमें मारेंगे तो आपको यहां ये रखना ही चाहिए। फिर से देखें, ये फाइटिंग हमारी चल रही है, यहां से ये टर्न होकर ये मारेंगे आप। ये राइट हैंड मारे या ना मारे दोनों ही चीज हो सकती है, लेकिन आप तो ये मानकर चलें कि ये मारेंगे। तो हमने यहां से ये लेफ्ट हैंड उनका दबाया, राइट हैंड के लिए यहां तैयार हुए, इन्होंने मारा, मारो तो अच्छी बात है, नहीं मारा, मारा तो ये, नहीं मारा तो भी हम अपना घूमेंगे और अटैक करेंगे। तो कभी भी अटैक बनाने के लिए ये मानकर हम चलें कि अगला भी बेहतर खिलाड़ी है और वो भी मुझे मारेगा। हम ये ना सोचें कि हमने तो ये टेक्निक बना ली, बहुत तेज हम घूम के मार रहे हैं, इसके इस हाथ को मत भूलो, ये इस हाथ से हमें नॉक डाउन कर सकता है। तो हमेशा उसके लिए भी तैयार रहें हम। बैक फिस्ट केवल हाथ को घुमाकर मारना समझदारी नहीं है,
इसके लिए फुटवर्क, इसके लिए अपोनेंट के हाथ, इनकी आईसाइट, सब चीज का हमें ध्यान रखना होगा। बैक फिस्ट हम पीछे हटते हुए भी कर सकते हैं। अगर अपोनेंट हमारी ओर बढ़ता है, पंच लेके बढ़ो आगे, ये हमने ब्लॉक किया और देखो ये दूर आ गए। फिर से देखें, मारो, ये ब्लॉक और ये आ गए दूर। फिर से देखें, अब मैं करूंगा, आप इनको ना देखें, यहां देखें। मैंने ये किया ब्लॉक और ये यहाँ पे तैयार। यहाँ पे बैलेंस में हूं, अपने बॉडी का वेट मैंने सेंटर में रखा हूं। अगर ऐसा रहा तो या तो मैं गिर जाऊंगा या तो ये मुझे गिरा देंगे। तो हमेशा हमें फुटवर्क का अभ्यास करना है। किस तरीके से? यहां हम खड़े हुए और भागने का, बैलेंस में, इसका अभ्यास करें। ये ब्लॉक, ये अटैक के लिए तैयार, यहां फाइटिंग, ये ब्लॉक, ये अटैक के लिए तैयार। यहां से हम अटैक करेंगे। सामने से देखें, ये हम आपके साथ फाइटिंग करने तैयार हैं। ये हमने किया ब्लॉक, ये भागे और ये अटैक के लिए तैयार है। यहां से बैक फिस्ट मेरी जा सकती है अगर अपोनेंट लगातार हमारे नजदीक आ रहा है तो। फिर से देखें, ये फाइटिंग के लिए मैं तैयार, ब्लॉक, ये पीछे हटा मैं, टर्न और ये अटैक। आप पार्टनर के साथ देखें, मारो, ये और यहां से ये। मुझे लगता है इतने एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको बैक फिस्ट के उपयोग के समय या ट्रेनिंग के समय किन किन बात की सावधानी रखनी है। प्रैक्टिस करना एक अलग बात होती है, लेके आना है ये पैड पर प्रैक्टिस करना बैक फिस्ट का, ये अलग चीज है। किड बैक पर प्रैक्टिस करना एक अलग चीज है। फिर से रखो, यहां से घूमकर मार दिया, बहुत अच्छा लगता है, जोर जोर से आवाज आता है तो। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि पैड और इंसान में फर्क होता है। किक बैक या पंचिंग पैड मेरे ऊपर अटैक नहीं करता है, लेकिन इंसान करता है। तो हमें हर प्रैक्टिस के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अपोनेंट भी अटैक करेगा तो हमें अपने अटैक के साथ ब्लॉकिंग हमेशा ध्यान में रख के, ये ध्यान में रख के ये मारना चाहिए। ओके, समय कम है, इसीलिए हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। मेरा अगला टॉपिक है आप किक को किस तरह से ब्लॉक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आप इजी वे में किक को कैसे ब्लॉक करेंगे। ब्लॉकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? कई फाइटर्स का ये ओपिनियन होता है, ये सोचना होता है कि फाइटिंग के दौरान हमें किक मारो, हम पीछे हट के बचा लेंगे। ओके, ऐसा ही करते हैं, लेकिन ये तब तक संभव है, आप सभी ने फील किया होगा, जब तक हमें स्टेमिना बचा होता है। मोस्टली थर्ड राउंड में जब खिलाड़ी पहुंचते हैं तो हमने देखा है, इनने मारा किक मारो, यहां लगा, हमने भी मारा, यहां लगा, हमने ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो इस स्थिति में जिसका ठीक से लग गया वो इजीली स्कोर कर लेता है। आपके पास पीछे हटकर उस किक को बचाने की एनर्जी नहीं बचती है, तो बेहतर होगा हम ब्लॉकिंग करना सीख लें। कैसे इजी ब्लॉक करें कि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी ना खर्च हो, ना ही आपके हाथों में चोट आए, और आप उसी जगह पर खड़े खड़े ब्लॉकिंग करें, उसके साथ काउंटर अटैक मारें। आप देखें ध्यान से, मैं थक गया हूं, पीछे नहीं जा सकता, ताकत नहीं बची है, हाथ में चोट भी नहीं लगाना चाहता। हाथ में चोट कैसे लगता है देखें, सिंपल, अगर आप लोग फ्रंट किक मारो, ये ब्लॉकिंग करते हैं, इसमें यहां पर चोट लग जाती है भाई, जोर से लगती है। कोई ने राउंड किक मारा तो हमने ऐसा ब्लॉक किया, उंगलियां टूट सकती हैं। हमें पैर से कमजोर हाथ होते हैं सभी के, तो हाथ में चोट लगने की संभावना होती है। तो लेकिन हमारे हाथों में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनका उपयोग अगर हमने ब्लॉकिंग में किया तो अपोनेंट को बहुत तेज चोट आएगी और वो दोबारा किक मारने का सोचेगा नहीं। जैसे ये कोहनी का ये पार्ट हमारा स्ट्रांग होता है, हम रेगुलर प्रैक्टिस ना करें तो भी, और हम इसको अगर अड़ाते हैं, हम यहाँ से खड़े हैं फाइटिंग के लिए, किसी ने किक मारा, हमने ये सामने अड़ाया, इधर से किक आया, ये अड़ा दिया, अगर यहाँ से यहाँ किक आ रहा है, यहाँ हमने ये अड़ाया। अब यहाँ दिख रहा होगा गैप, आपको लग रहा होगा
फ्रंट किक मारेंगे, यहाँ लगा तब तो ठीक है, यहाँ आ गया तब तो हम गए। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, स्लिप होके भी आ सकता है। तो कंप्लीट ये होता है। अगर आपने इस तरीके से किया, देखो हम ये खड़े हैं, ये करने में कोई टाइम नहीं लगता, और ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। फिर से देखें, यहां से ये हम खड़े इजी, बिल्कुल खोल के खेल रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं खेल रहे हैं, डर के मारे नहीं खेलना है, बिल्कुल ओपन करके खेल रहे हैं। इस पे भी अगर किसी ने अटैक किया, आप इतना करोगे, ये पूरा पार्ट सेफ हो जाता है। आप ऐसे करके खेला तो दूसरा का कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में आके अटैक कर भी देगा। दोनों ही चीज आपके फायदे के लिए है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आके फाइट किया, किक मारा, तो आपने अगर ये ब्लॉक किया तो उसका पैर डैमेज हो जाएगा, फिर वो पूरे समय अपने जगह पर खड़ा नहीं रह पाएगा, और उसका फायदा आप फाइट में ले सकते हैं। चलिए अब प्रैक्टिकल देखें अपन कैसे होगा। फ्रंट किक, ठीक है, हम ये भी करते हैं, अधिकांश खिलाड़ी ये करते हैं। मारो, ये रोका और यहां से ये अपन ने लॉक भी किया जिससे हम थ्रो कर दें। सभी को ये टेक्निक बनती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है होल्ड कर पाना, अगर खिलाड़ी स्पीड वाला है, पावर वाला है, तो होल्ड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी बचाना तो आपको चाहिए। मारो, इस तरीके से आप बुलाएं, तेजी से, बिल्कुल अटैक जैसा मारे, ब्लॉक जैसा ना करें। आप भी जोर से मारे एल्बो तो डैमेज होगा। साइड किक, यहां से आपने ये किया, इजी, देखो बिल्कुल खोल के रखा है कि मारो, यहां मारो, ये मारो, ये इतने में कोई टाइम नहीं लगता है। यहां से ऐसे खड़े, मारो, ये मारा, ठीक है। हम 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हट रहे हैं, और इनके द्वारा किए जा रहे सारे अटैक हम प्रॉपर वे में ब्लॉक भी कर दे रहे हैं। हम पीछे नहीं हट पा रहे हैं, तो हमारे आउट ऑफ एरिना के जाने के चांसेस कम हो गए, साथ ही साथ काउंटर अटैक मारने के चांसेस बढ़ गए, और इन खिलाड़ी का पैर इंजर्ड भी करने के चांसेस बढ़ गए। तो इसीलिए थोड़ा सा ब्लॉकिंग हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये हुआ ब्लॉकिंग, ये हुआ ब्लॉकिंग, ये हुआ, इजी वे में, एकदम इजी, नॉर्मल, बिना टेंशन लिए एकदम नॉर्मल करना है। मैं सामने से पास में आके दिखाता हूँ। ये सिंपल खड़े हैं हम, ये है ब्लॉकिंग, ये है ब्लॉकिंग, ये है, ये फाइटिंग में ये खड़े हैं हम, ये है ब्लॉकिंग, ये है ब्लॉकिंग, ये है ब्लॉकिंग, इधर से आया इधर है, इधर से आया इधर है, सामने से आया ये सामने से आया, इस तरीके से। ये बस इतना भी करोगे, इतना, ये एल्बो सामने, ये है स्टमक, यहां तक अटैक आना है, हम यहां तक अगर एल्बो निकाल दें, ये भी है ब्लॉकिंग। हम यहां खड़े हैं, ये ब्लॉकिंग। तो इस तरीके से अगर आप इजी प्रैक्टिस करते हैं, ये पहले दिन के बच्चे भी कर सकते हैं, तो आप अटैक को ब्लॉक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट टेक्निक। वक्त कम है, इसीलिए मैं एक एक व्यक्ति का चेक नहीं कर पा रहा हूं, फिर कभी मौका मिला तो देखूंगा। अभी मैं सिखाऊंगा, सभी लोगों को बनता है, वही चीजें फिर से बता दे रहा हूं कि किक से इजी स्कोर कैसे करें। किक से मारते सभी हैं, बहुत जोर से मारते हैं। कभी कभी जब मैं जजिंग पे बैठता हूं, तो चटाक से आप लोग जब दूसरे के एल्बो पे मारते हैं और आपको चोट लगती है, तो बड़ा दुख होता है, थोड़ा सा दर्द भी होता है। कोशिश हमें करना है जो टारगेट आसान है, जो ओपन है, उस टारगेट में मारे। कोई अच्छा खिलाड़ी है, कोई भी टारगेट ओपन नहीं कर रहा है, तो आप मारने के पहले उसका टारगेट ओपन करिए। अब आप अपोनेंट का टारगेट कैसे ओपन करेंगे? आपके कहने से तो वो ओपन करेगा नहीं। तो डॉजिंग सभी लोग जानते हैं, डॉजिंग करके ओपन कराया जा सकता है। अगर फेस पर मारना है, तो हम उसको नीचे 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 की कुछ किक शो करें, नीचे मारने के लिए कुछ भी ड्रामा करें, तो फिर उसका ध्यान नीचे जाएगा, और नीचे का किक दिखा के हम ऊपर अटैक कर देंगे, तो संभव है। इसी तरह अगर नीचे यहां मारना है, और यहीं मारना ज्यादा ठीक रहता है। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से सभी खिलाड़ी खड़े होते हैं, इसके बाद इसके नीचे का हिस्सा कम हो जाता है, खतरे से बाहर ये हिस्सा रहता है। तो यहां अगर हम अटैक करते हैं, तो शख्स देखिए, ध्यान से देखिए, ये ऐसे हम खड़े होते हैं, इसके नीचे का हिस्सा ओपन है,
ये कमर, इसके ऊपर भी 2 अंक मिलते हैं, यहां तक 2 अंक मिलेंगे, यहां तक 2 अंक मिलेंगे, लेकिन यहां से यहां तक 2 अंक थोड़ा सेफ होता है, ये सेफ है। इसके नीचे का 2 अंक आसान है, इसको टारगेट किया करें। कैसे? ये खड़े हैं, मैं अगर जाऊंगा तो ये भी खिलाड़ी हैं, ये ऐसे ऐसे करके पीछे हट के बचा लेंगे। तो मैं जाने का तरीका बस बता रहा हूं, सभी को आता होगा, मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं। जाने का तरीका ये है, अगर मैं इजी गया तो ये हटा लेंगे, देखिए ब्लॉक किया, नहीं भी करेंगे ब्लॉक तो पीछे हट जाएंगे। हमें इनको उलझाना है, शो करना है कि हम ऊपर मारने आ रहे हैं भाई। हमें यहाँ पर हाथ तेजी से चलाना है इनके आंखों के सामने, और उसी बीच अपने पैर को आगे शिफ्ट कर देना है। ये पैर आगे शिफ्ट कर देना है, ध्यान दें, ये पैर आगे शिफ्ट करना है। चलिए कैसे? ये 1 2 3 4 पंच मारा, और उस बीच में हमने ये पैर शिफ्ट किया, और इसी बीच क्लैक। इनका हाथ, दोनों हाथ इनके फेस को बचाने में लग गया, और आपने किक मारा तो कहां मारा? एल्बो के नीचे। फिर से देखें, मैं करता हूं ये 1 2 3 4, पैर पास में लिया और फटाक ऊपर, तो मेरा पैर टूटेगा, क्योंकि इनने तो हाथ यहां रखा ही है। अब इसी जगह हम मारेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। यहां मारे, यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, यहां भी 2 अंक है, यहां मारे, इजी स्कोर होगा। अगर यहां भी वो ब्लॉक कर ले रहे हैं तो बेहतर होगा। देखो इसके चेहरे, ये पंच मारता है, इससे दूर है, यहीं से मार रहे हैं। डिस्टेंस देखें इनके रेंज का, और ये ब्लॉकिंग बनाकर स्पीड। अपर बॉडी आपकी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपके बॉडी का अपर पार्ट, ऊपर का हाथ मूव हुआ तो ये तैयार हो जाएंगे कि हाँ यार किक आने वाली है। फिर से देखें, अगर मैं ऐसा किक मारूं, यहां खड़ा हूं, ऐसा किक मारूं, देखो तो ये बचाएंगे। ये मेरा प्रिपरेशन नहीं दिखना चाहिए, ये मेरी प्रिपरेशन, ये नहीं दिखनी चाहिए। ये चीज मूवमेंट ठीक नहीं है। हम इनको यहीं रखें, हमारा राइट हैंड ये है, हम राइट हैंड से इनको डॉज देंगे। हमने देखो इनका हाथ यहां लगा दिया, इनको लगा ये हम पंच मार रहे हैं, ये और उसी समय किक, ना कि खड़े खड़े किक। अपोनेंट भी एक बेहतर खिलाड़ी है, हमसे बेहतर खिलाड़ी है ऐसा मान के चलें, इसीलिए हमेशा उनको दूसरी चीज में उलझाएं और कुछ और चीज मारें। टाइम ओके, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करें इस चीज का। फिर से यहां से देखें, 1 2 3, फिर से देखें 1 2 3, पैर 3 में पैर, 4 में यहां नीचे नीचे, ऊपर नहीं, नीचे या और नीचे करके देखें। तुम लोग करो ना, हवा में करो। करा दें। ओके, आपने अभी देखा प्रैक्टिस कर रहे थे, मैंने भी देखा प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मुझे फिर वही चीज दिखाई दी। खड़े हो, फिर वही चीज दिखाई दी। ये बढ़िया आया, ये बढ़िया गया, लेकिन ये किक फिर से इस हाइट पे जा रही थी, चेस्ट के हाइट पर जा रही है। चेस्ट के हाइट पर मत लें, बार बार बता रहा हूं। 1 2 3, यहां नीचे मारे, नीचे बिल्कुल यहां इस जगह मारे। चेस्ट के हाइट पर मारने में आपके पैर अपोनेंट के एल्बो से टकराने के चांसेस होते हैं। यहां मारोगे तो भी 2, यहां मारोगे तो भी 2 अंक मिलेगा। यहां ही मारो भाई, यहां मारने से इंजुरी, सीधा फेस में मारने से कुछ फायदा है, व्यक्ति नॉकआउट हो सकता है। बाकी यहाँ 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 सब बराबर। यहां आप मारने से सुरक्षित हो, यहां मारने से ब्लॉकिंग हो सकती है। इसीलिए प्रैक्टिस करने के समय हमें नीचे किक,
और अपर बॉडी ज्यादा मूव ना हो, ये ज्यादा मूव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। इसके मूवमेंट से हमारा विरोधी अलर्ट हो जाता है कि अगला खिलाड़ी अटैक करने आ रहा है। क्या अटैक करने आ रहा है ये भी दिख जाता है। आप सभी सांसों के फाइटर हैं, आप लोगों को भी दिखता होगा कि अपोनेंट खिलाड़ी क्या करने आ रहा है, आप समझ जाते होंगे। जो ना समझा पाए वो बेहतर फाइटर है। ये आप ब्लू टी शर्ट वाले मार रहे हो, हाँ एल्बो के नीचे मारना, हाँ मारो मारो, एल्बो के नीचे मारो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, यहां भी 2 अंक है, इसके ऊपर मार रहे थे तो भी 2 अंक। हाँ, आप किक जो मार रहे हो ना, इधर देखो हाथ नीचे हो रहा है, हाथ नीचे मत करो, देखो हाथ नीचे मत करो भाई, ना ना, आपका राइट हैंड नीचे हो रहा है, किक मारने के समय हाथ नीचे मत करो। आपका ऑन गार्ड पोजीशन इसमें खराब, हाँ वेरी गुड, अब ठीक है, अब ठीक है, वेरी गुड, बहुत सही किया। फिर से देखें, अगर हमने यहां किक मारने के समय ये हाथ नीचे किया, अगर इनने पैर हटा लिया और हमें यहां पर मारा एक पंच, तो हम भी खटाक से गिर जाएंगे ना। तो हम अपना ऑन गार्ड पोजीशन कभी हटाए नहीं। हमेशा किक मारने के समय ये देखें, मेरा लेफ्ट हैंड मैं अब हटाऊंगा, हाँ ये हटाया, ये मारा। नॉर्मली सभी यही प्रैक्टिस करते हैं। अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को मैंने देखा हूं, किड बैक पे किक करने के समय दोनों हाथ यूं 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 यूं, ऐसा नहीं करना है। किडबैक के सामने कर रहे हो ये मान के कि वो तो आपको नहीं मारेगा, ठीक है, लेकिन खिलाड़ी तो मारेगा, उसके सामने आपने हाथ नीचे नीचे नीचे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसमें आप लोग हमेशा हाथ ऊपर रखें, हाथ ऊपर, अब किक मारे, ये हाथ यहीं रहेगा, हाथ यहीं, कोशिश करें इन जबड़ों के पास आपका हाथ रहे, ये वेरी गुड, हाँ कभी, वेरी गुड, कोई भी किक मारे, फ्रंट मारे, हाथ यहीं, वेरी गुड। अब ठीक है, इस तरह से किक का आप अभ्यास करेंगे तो अपोनेंट आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। आपके हाथ नीचे गए, हाँ ठीक है ठीक है, ठीक किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने तत्काल हाथ ऊपर रखना सीख लिया और प्रैक्टिस जो कर रहे हो, तो मैं देख रहा हूं अब हाथ ऊपर ही है। हाथ हमारा नीचे हुआ और हमारे विरोधी को मौका मिला, वो हमें नीचे गिरा देगा। ओके, वेरी गुड। चलिए स्टॉप। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैं तावलू वालों के लिए बताना चाहूंगा, लेकिन बहुत सी जगह में जहां पर तावलू के प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं भी हैं, लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है कि हमारे कॉलेज में डिमॉन्स्ट्रेशन देना है या स्कूल में डिमॉन्स्ट्रेशन देना है या 15 अगस्त या 26 जनवरी में एक पब्लिक प्रोग्राम में आपको वुशु दिखाना है, तो हम लोग अगर ऐसे खड़े होके पंच या किक या फिर इससे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, आप उस समय किसी का शो फाइट बनाते हैं। ठीक है, आप प्रोफेशनल तावलू प्लेयर बहुत से मैं देख रहा हूँ सांसू वाले जुड़े हैं, प्रोफेशनल तावलू प्लेयर आप नहीं हो सकते हो, लेकिन फिर भी अपने शहर में, अपने स्कूल में अगर आपको शो करना है तो बेहतर होता है कि आप ड्वेल फाइट मतलब कोरियोग्राफ्ड स्पायरिंग प्री प्लान्ड फाइट, पहले से तय की गई फाइट, इसका कंपटीशन विधिवत रूप से वुशु टूर्नामेंट में होता है। इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन भी कराता है, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेशनल टूर्नामेंट्स में भी होता है, और वही बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। मैंने आज इसीलिए ये विषय चुना कि ड्वेल जो विषय है, ड्वेल इवेंट, डुलियन इवेंट या कोरियोग्राफ्ड स्पायरिंग, ये विषय सभी को शायद पसंद आए, इसीलिए मैंने इसको चुना।
देखने में तो लगता है 2 लोग या 3 लोग आपस में बड़ा सुंदर सा फाइट किए हैं, उसमें जिसने ज्यादा उछल कूद किया या कुछ किया वो जीत जाता है, हार जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ बारीकियां हैं, मैं उन बारीकियों पे चर्चा करूंगा। मैं अब जो बात कर रहा हूं वो जो प्रोफेशनल ताओलू प्लेयर हैं, जो डुलियन इवेंट बनाते हैं नेशनल या इंटरनेशनल स्पर्धाओं के लिए, मैं उनको बताना चाहूंगा। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल वुशु फेडरेशन ताओलू रूल्स 2019, हमें कुछ कंटेंट्स का ध्यान रखना चाहिए जो कंपलसरी कंटेंट्स हैं। बेयर हैंड इवेंट, जिसमें 2 खिलाड़ी आपस में खाली हाथ होते हैं और फाइट करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, ये ड्वेल इवेंट की टाइमिंग क्या होती है। मिनिमम 50 सेकेंड, 50 सेकेंड तक आपको करना ही होगा। 50 सेकेंड से अधिक की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 51 सेकेंड, 52 सेकेंड या 65 सेकेंड, एक 20, एक 25, एक 30 का किया, नो प्रॉब्लम, लेकिन मिनिमम 50 सेकेंड का आपको टाइमिंग रखनी है। तो मैं पहले चैप्टर पर आता हूं। ड्वेल इवेंट में कोरियोग्राफ्ड स्पायरिंग की कंपटीशन में बेयर हैंड इवेंट में आपने हिस्सा लिया है, जिसमें दोनों खिलाड़ी बेयर हैंड हैं, तो आपको कुछ चीज कंपलसरी है, कितनी कितने प्रकार से करनी है। पंचिंग टेक्निक जो है, पंचिंग टेक्निक तीन टाइप के होने चाहिए। स्ट्रेट, हुक, ये हो गया 3 टाइप। स्ट्रेट 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 3 बार मार दिया तो ये 3 नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जनरली कई प्रकार के लोग यूज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको रूलिंग पता होनी चाहिए कि मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है। तो 3 टाइप के पंच देखे कैसे करेंगे। ये स्ट्रेट पंच, हुक पंच और ये बैक पंच। वेरी गुड। एक साथ इसको करना कतई जरूरी नहीं है। 50 सेकेंड के इवेंट में कभी भी मिनिमम 3 टाइम्स होने चाहिए। ओके। 2 टाइप ऑफ पाम अटैक। पाम सभी जानते हैं क्या होता है, यूज देखिए। ब्लॉकिंग, अटैकिंग, ये दोनों पाम से किया। आप चाहे जितने बार इसको कर सकते हैं, मिनिमम 2 टाइम होना ही चाहिए। 5 टाइम लेग टेक्निक। लेग टेक्निक तो किकिंग होती है, लेकिन लेग टेक्निक, लेग से अगर आपने ब्लॉक किया वो भी लेग टेक्निक है। लेग टेक्निक की बात हो रही है, ना कि किकिंग की बात हो रही है, ध्यान रखें। लेग टेक्निक 5 टाइम होने चाहिए मिनिमम। इसके ऊपर आपको जो इच्छा हो करें, कोई दिक्कत नहीं। ये 1, ये 2 नी किक, अगेन 3, ये नीचे गिर गए, 4 फॉलिंग डाउन भी है, 4 और हैमर किक मारा, ये 5 हो गया। ये मिनिमम रहता है, इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और बेयर हैंड, अगर दोनों खिलाड़ी बेयर हैंड है, ये दोनों खिलाड़ियों ने बेयर हैंड टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है, तो 5 टाइम लेग टेक्निक, 3 टाइम पंच, 2 टाइम पाम और मिनिमम 2 टाइम इनका फॉल भी होना चाहिए। हालांकि सभी लोग जो भी कोरियोग्राफ करते हैं कम से कम 2 बार से तो ज्यादा बार ही फॉलिंग टेक्निक डालते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट कंटेंट्स क्या क्या है। अब हम आते हैं कोरियोग्राफ्ड स्पायरिंग, डुलियन स्पायरिंग के सेकंड कंटेंट, वेपन्स वर्सेस वेपन्स। जब दोनों खिलाड़ी वेपन लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते हुए, बचाव करते हुए ड्वेल इवेंट बनाते हैं, तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए। 6 टाइप ऑफ वेपन अटैक। 6 टाइप, दोनों के हाथ में वेपन है अलग अलग। 3 टाइप इनके हो जाए, 3 टाइप इनके हो जाए तो भी 6 हो जाएगा। किसी एक ही प्रकार का 6 जरूरी नहीं। देखें, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, ये कार्ड बिल भी करा दिया। आपने देखा 6 से जब ज्यादा प्रकार यहाँ पर उपयोग में आए, ये 6 के 6 एक साथ करना जरूरी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखें। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिनिमम 50 सेकेंड का आपका इवेंट होगा। इस 50 सेकेंड के दौरान कभी भी 6 बार तो जरूरी है। एक ही एक प्रकार का अटैक को 6 बार नहीं गिनेंगे, 6 टाइप के अटैक चाहिए। चलिए, वेपन्स में एक प्रकार का फॉल भी होता है, वो भी इन्होंने दिखा दिया। अब हम दिखाते हैं
लेग टेक्निक, ओके, लेग टेक्निक जो कि 2 प्रकार के होने चाहिए वेपन्स फाइटर के लिए। इस तरह से वेपन के साथ लेग भी करना है। ये 2 प्रकार के इन्होंने किक मारे, एक फ्रंट किक था, एक राउंड किक था। तो ये अगर दोनों खिलाड़ी वेपन वर्सेस वेपन है तो इन्हें ये मिनिमम कंटेंट्स हैं जो इनको कोरियोग्राफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इनकी स्कोरिंग कम होगी। ध्यान रखें आप सभी ये। अब हम आते हैं वेपन्स वर्सेस बेयर हैंड। वेपन वर्सेस बेयर हैंड, एक खिलाड़ी के हाथ में वेपन, दूसरा खिलाड़ी खाली हाथ। इसमें आपको कम से कम 3 हैंड टेक्निक होने चाहिए। एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप नेट पे रूल बुक देखेंगे या आपके पास हार्ड कॉपी होगी, उस रूल बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, लिखा है 3 टाइप पंच टेक्निक, लेकिन पंच टेक्निक नहीं, पंच के जगह आप उसको हैंड टेक्निक पढ़ें। ये बुक्स में मिसिंग है, इसको आप सुधार कर पढ़ें। 3 टाइप हैंड टेक्निक। ये ब्लॉकिंग 1 2 3, ओके, ये ब्लॉकिंग या पाम अटैक, ये सब 3 टाइप हो जाता है। आप जब भी कोरियोग्राफ करते हो इतना तो आप करते ही हो, लेकिन पता भी होना चाहिए ये कंपलसरी मूवमेंट है। 4 टाइप वेपन, 4 टाइप वेपन टेक्निक। ये 1 स्ट्रेट, 2 राउंड, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, ये हो गया 4 टाइप। नीचे से ऊपर की ओर, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, नीचे से ऊपर या स्ट्रेट, ये 4 5 6 टाइप हो जाते हैं। टाइमिंग आप कितनी भी बार करें, मान लो आपको ये वाला मोमेंट है, आप 100 बार करो नो प्रॉब्लम, लेकिन गिना 1 जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और इसी में लास्ट चीज है, 2 बार कम से कम फॉलिंग टेक्निक आनी चाहिए, 2 बार फॉलिंग टेक्निक आनी चाहिए। तो ये है, मतलब कंपलसरी मूवमेंट इतने होने ही चाहिए। 3 टाइप के हम डुलियन इवेंट कोरियोग्राफ स्पायरिंग कोरियोग्राफ करते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके कंटेंट रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब मैं आपको बताता हूं, 10 अंक इसमें मिलने होते हैं, 5 अंक देते हैं क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, 5 अंक देते हैं ओवरऑल। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 3 जज होते हैं, और 3 जज में से 2 जज, कम से कम 2 जज एक ही गलती को अगर पकड़ते हैं, ध्यान दें, 3 जज में से 2 जज एक ही गलती को अगर पकड़ेंगे कि हाँ इसका स्टांस मिस हुआ, डिसबैलेंसिंग हुआ, कोई भी टेक्निक्स त्रुटिपूर्ण हुई। त्रुटिपूर्ण किसको कहते हैं, मान लो आपका बॉडी से दूर अटैक हुआ या आपने ब्लॉकिंग किया, मिस हो गया, वगैरह वगैरह, कोई भी 2 जज कम से कम उस बात को कहना चाहिए 3 में से, तो उस पर आपका पॉइंट डिडक्ट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद हम आते हैं ओवरऑल में 5 जज होते हैं। 5 जज में से जो जज स्कोरिंग देंगे वो सबसे कम जो स्कोर देगा और सबसे ज्यादा स्कोर जो दे देगा, उन दोनों को अलग किया जाता है। बाकी के बीच के जो 3 बचते हैं उनको टोटल करके 3 का भाग देकर फाइनल स्कोर निकाला जाता है। इस तरीके से ये होता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस में जो जज होते हैं वो पावर, कोऑर्डिनेशन, रिदम, कोरियोग्राफी और स्टाइल, इन चीजों को देखकर आपको स्कोर देते हैं। तो डुलियन इवेंट का ये प्रकार हुआ। बताओ। ओके, तो ये इतनी चीजों को देखकर ये डुलियन इवेंट पे स्कोरिंग किया जाता है। अब मैं इसकी जजिंग में ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि वक्त कम है, मैं अब कुछ बोलना चाहूंगा आप सभी से कि साई का ये जो प्रयास है, भारतीय खेल प्राधिकरण का जो प्रयास है, बहुत ही सराहनीय है। सारे भारतवर्ष में या पूरे विश्व में कोरोना के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अभी हो नहीं पा रही है, सामूहिक रूप से कोई भी बच्चे कहीं खड़े हो नहीं पा रहे हैं। इस प्रयास के द्वारा मैंने इस वीडियो में देखता जा रहा था कि बहुत से बच्चे घर में बैठे, रूम में, छत पे या खेत में खड़े होकर कम से कम इस वुशु खेल के अभ्यास से जुड़े हैं। आज के इस वीडियो को देखकर रोज मैं देखता हूं, मुझे बहुत खुशी होती है। मैं इसके लिए आभार प्रकट करना चाहूंगा भारतीय खेल प्राधिकरण के
महानिदेशक महोदय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी महोदय का, भारतीय खेल प्राधिकरण इम्फाल के डायरेक्टर महोदय का, भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल के डायरेक्टर महोदय क्षेत्रीय निदेशक श्री राजेंद्र सर का, भारतीय वुशु संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा जी का, भारतीय वुशु संघ के सचिव जितेंद्र सिंह बाजवा, और हमारे प्रेरणा स्रोत और इन सारे चीजों के हमारे जो कोऑर्डिनेटर, जो भारतीय वुशु संघ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं श्री सुहेल अहमद जी, और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सारे काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हमारे वुशु इंडिया के चीफ कोच श्री कुलदीप हांडू जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ इस प्रयास को जन्म दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस प्रयास से हमारे वुशु खिलाड़ियों का ये जो दर्शन है दिनों दिन निखरता जाएगा। मैं आभार प्रकट करता हूं जितने भी कोचेस इन दिनों जुड़े उन सभी का, कि उनने अपना समय हमारे भारत के वुशु खिलाड़ियों के लिए दिया। मैं थैंकफुल हूं सारे खिलाड़ियों का भी, जो खुशी खुशी अपना टाइम इसमें दे रहे हैं और इस ट्रेनिंग की योग्यता को, महत्व को समझ रहे हैं, हमारे इस प्रयास को सफल कर रहे हैं। साई कोचेस का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। हम लोग तो कभी कभी आते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन साई कोचेस डेली इस काम को बिल्कुल कंटिन्यू कर रहे हैं। और फिर ये देखिए स्क्रीन पर कितने अच्छे से सारे खिलाड़ी उत्साह पूर्वक प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस यही सोच के साथ तो ये वुशु इंडिया ने और साई ने इस प्रयास को प्रारंभ किया था। अब इतना कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूं, और अगर आपकी तरफ से कुछ निर्देश हो तो मैं फिर बताने तैयार हूं। थैंक यू। शेयर वुशु, शेयर हेल्थ। थैंक यू मनोज सर, बहुत अच्छा रहा। छोटा समय के अंदर में आपने बहुत सारा टेक्निक्स बताने का प्रयास किया। Thank you very much for that. That was a very interesting and very energetic session. We hope जितने भी हमारे दर्शक खिलाड़ी देश भर से जुड़े हैं वो जरूर प्रभावित होंगे और आपका टेक्निक से बहुत लाभ जरूर उठाएंगे। और हम आशा करते हैं अगले और बढ़िया सेशन में आप इस तरह आएँ और वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चलाए हुए ई पाठशाला ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम पे आप इसी तरह बढ़िया योगदान देते रहें। थैंक यू मनोज सर, इंटरनेशनल रेफरी एंड इंटरनेशनल कोच एंड गिनेस बुक record holder for maximum practicing of Tai Chi in MP। और MP स्टेट में बहुत वुशु को आगे ले जाने में, डेवलप करने में मनोज गुप्ता सर का बहुत योगदान रहा है। और आज यह बहुत खुशी की बात है कि ई पाठशाला में आपने आपका कीमती समय इन्वेस्ट करते हुए सभी देश भर से बहुत सारे बच्चों और कोचेस या सभी को वुशु का जो एंथुसियास्ट है सभी को आपने बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारा टेक्निक्स बताया। थैंक यू फॉर दैट। और अंत में मैं गुजारिश करना चाहूँगा भारतीय वुशु संघ के रेस्पेक्टेड चीफ कोच कुलदीप हांडू सर और साई NERC इम्फाल के रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर फ्रांसिस मार्विन जी को लास्ट अंत का ये एंडिंग फीडबैक। और आज को आप सभी को मालूम है हर सैटरडे को हमने वादा किया था कि 3 जो रेगुलर और सिंसियरली मेहनत करने वाला बच्चे हैं उसके प्राइज के लिए अनाउंस करेगा। और डायरेक्टर सर will shortly announce the name of 3 regular and hard-working participants। वो अनाउंस करेंगे। जो भी इस प्राइज को जीते हैं उसके लिए शुभकामनाएं। और जिन्होंने प्राइज नहीं जीता है तो आने वाला वीक्स में जरूर जीतेंगे। और साथ साथ में
हम अच्छा से मेहनत करते हुए वुशु को आगे ले जाएंगे इंडिया के। सो आई वेलकम, आई रिक्वेस्ट Chief Coach of the Indian Wushu team, our respected program director Shri Kuldeep Handhu ji, and our respected director INERC Imphal, to have a discussion regarding the session of today and regarding the sessions of the next week। उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैं हंदू सर और हमारा रेस्पेक्टेड डायरेक्टर को मैं अनुरोध आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रेम। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। कैसा है हंडो? बस ठीक है सर, आप ठीक है सर? हाँ, आज का सेशन जो मनोज गुप्ता ने, जो इंटरनेशनल जज है संडा के, बहुत अच्छा सेशन रहा। उनका रूम भी बहुत क्लियर रहा। बहुत मतलब उनका जो भी चीज उसने इस्तेमाल किया, बहुत क्लैरिटी से उसने क्लास को ली, क्लैरिटी से उसने एक्सप्लेन किया, हर एक पॉइंट को पॉइंट से पॉइंट उसने एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा रहा। तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मनोज गुप्ता जी को। और उसके बाद सभी को, मेरा ख्याल में सभी को मालूम है कि वुशु तो इंटरनेशनल यूथ गेम में इंट्रोड्यूस हो गया। तो हमें खुशी का बात है, और हमें इस माध्यम से जो हम ऑनलाइन ई पाठशाला करा रहे हैं, क्योंकि अभी ये लॉकडाउन में तो हम ऑफलाइन ट्रेनिंग करा नहीं सकते, तो जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक इसी तरह हम ट्रेनिंग करते रहेंगे, अपने घर से जुड़े रहेंगे। सभी खिलाड़ी और जो हमारे सभी स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के जो सेक्रेटरीज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, उनके ऑफिशियल्स हैं, मैं चाहता हूं सभी थोड़ा हार्ड वर्क करें ताकि हमारे बच्चे जो जुड़े रहे। इसी तरह हम अपने वुशु गेम को पूरा देश में फैला सके, क्योंकि अभी भी कुछ स्टेट में वुशु जो है उतना पॉपुलर नहीं है। कुछ स्टेट में हमने देखा है। तो उस स्टेट में हमको भी ले जाना चाहिए वुशु को, जहाँ पे ये गेम पॉपुलर नहीं है। तो धीरे धीरे इसी तरह हम सभी को, सभी स्टेट को जुड़ा सकते हैं। और इसके बाद में अभी जो हमने टी शर्ट के लिए जो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, रेगुलर है, उनके लिए 2-3 एवरी वीक हम लोगों ने कुछ ये टी शर्ट देने के लिए वादा किया है। लेकिन टी शर्ट ऑर्डर हो गया, लेकिन आ नहीं पा रहा है क्योंकि मणिपुर में ये लॉकडाउन हो गया, तो यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो रेडी हो गया, लेकिन आते ही हम जो जिसको देना है उनको हम भेज देंगे टी शर्ट। तो ये वीक का जो है, जो नाम है जिसने अच्छे परफॉर्म किया है, उनका नाम है अनंतराज खटका, उत्तराखंड का है। ये मेरे ख्याल में सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट है। 4 इयर्स उनकी उम्र जो है 4 इयर्स है ओनली। सबसे यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हो गए। हाँ, ये देखिए, ये हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सांसों की पूरी है। उसके बाद मैं 2 नंबर पे वर्षा गाउट, एमपी के हैं। ये वर्षा गाउट मध्य प्रदेश के हैं। नंबर 3 में है आसमी सावंत, ये महाराष्ट्र का है। आसमी सावंत महाराष्ट्र का। तो हंडू जी, आप कुछ बोलने चाहेंगे? हाँ सर, श्योर सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो सर मैं मनोज गुप्ता जी का शुक्रिया करूंगा सर। उन्होंने बड़ा टेक्निकली क्लास ले ली सर, और इतने शॉर्ट जगह में उन्होंने वो इतना ब्यूटीफुली वे से पूरा अपना जो टेक्निक से बच्चों के साथ रखे, तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया।
क्योंकि मनोज गुप्ता जी ऑलरेडी हमारे इंटरनेशनल जज है सर, और वो गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर भी है सर। और उनका एक सर वो है कि वो इवेंट में सर, वो जो अभी ग्रुप इवेंट हुआ है उनका जो इवेंट हुआ था JNK में भी रिसेंटली, उसको सर बेस्ट अवार्ड भी मिल गया था। अच्छा। तो ही इज वेरी मास्टर इन, मतलब एक जो भी चीज करेंगे सर पूरा विद सारे सोर्स लगा रहे हैं सर उसमें। तो उनमें एक खामी, मतलब अच्छी एडवांटेज है सर, बहुत अच्छी चीज है। तो मैं उनको सर मुबारकबाद देना चाहता हूँ फॉर कमिंग फॉर द सेशन एंड गिविंग द एक्सपर्टाइज इन दिस पाठशाला सर। होप दैट इन फ्यूचर ही विल कंटिन्यू सर। सेकेंडली सर, आपने जो अवार्ड किया उनको सबको मुबारक है हमारी तरफ से। और शायद वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी सर कुछ फाइनल कर रही है सर कि जितने भी इसमें बच्चे आ रहे हैं उनको हाँ सर हाँ, वो सर्टिफिकेट्स भी दे देंगे और कुछ अवार्ड भी दे देंगे जो रेगुलर होंगे सर। तो वो वो शॉर्टली बहुत सर अच्छा है। होपफुली सर वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइजिंग अ मीटिंग इन दे विल फाइनलाइज व्हाट सॉर्ट ऑफ अवार्ड दे आर गोइंग टू गिव सर टू द पार्टिसिपेंटिंग प्लेयर सर। और सर्टिफिकेट तो मुझे लग रहा है हर किसी को मिलेगी सर, दैट इज सर्टेन कि फेडरेशन की हाँ, तरफ से आ हमारे जाएगी। तरफ से हम टी शर्ट दे रहा है, तो आपके तरफ से कोई दूसरा चीज दे सकते हैं। हाँ, वो ऑलरेडी सर हाँ बात चल रही है, तो होपफुली विद इन शॉर्ट टाइम ऑफ सर फाइनल हो जाएगा। अभी हमारी मीटिंग हो जाएगी, तो सबको मुबारक दे रहा हूँ सर। नेक्स्ट सेशन सर हम ट्राई कर रहे हैं सर कि जो फॉरेन डेलीगेट्स भी हैं अगर वो कोचिंग के लिए आ जाएं, 1 या 2 सेशन हफ्ते में ले जाएं, तो दैट विल बी वंडरफुल पार्ट सर। हम्म, बाकी तो हमारा सर रहेगा प्रेम से, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया कि नेक्स्ट सेशन में कैसे रहेगा। तो आपका भी लॉकडाउन चल रहा है सर, आपका भी वो देखना है कि आपका आपसे बात हुई थी सर वो रिगार्डिंग की क्लासेस के लिए सर। हाँ, जैसा भी हम लोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रेम है वो यहीं हमारे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जी तो जी उनके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो खाली जी एक दो जो बच्चे लगते हैं यहाँ प्रोग्राम में जो, तो वही घर से आने के लिए थोड़ा तकलीफ होते हैं। अदरवाइज वही ये सर। बट हफ्ते 10 दिन ये चलेगा, उसके वही बाद। सर, हमने वो देखा है सर। आई हैव फॉर्मुलेटेड प्लान्स विद प्रेम यस्टरडे सर। होपफुली सर वो अच्छा, शाम तक वो फाइनल हो जाएगा, तो ही विल कम टू यू सर, वो आपको दे देगा सर। ठीक है, ठीक ये है सर। थैंक यू वेरी मच सर। है, बहुत ओके। सबको मुबारक है जो अवार्डीज हैं, और सबसे स्पेशली वो 4 इयर्स बॉय फ्रॉम उत्तराखंड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको, बहुत अच्छा। उनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। उनका पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट ले रही है। एग्जैक्टली सर, हम्म, सबके ले रहे हैं सर। माँ पेरेंट्स तो हाँ हर जगह इन्वॉल्व है सर, हर जगह इन्वॉल्व है, क्योंकि पीछे स्क्रीन में पेरेंट्स दिखाई देते हैं, दे आर टेकिंग कीन इंटरेस्ट हाँ हाँ। कि उनका बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है। दैट्स अ गुड थिंग सर। तो हम चाहे तो हम भी चाहते हैं कि अभी तो आप देखे हैं कि जो सभी जितना भी डिसिप्लिन्स का ये ई पाठशाला करा रहे हैं, जो अटेंडेंस में वुशु सबसे आगे है। जी सर। वुशु सबसे आगे है, तो हम चाहता है कि फ्यूचर में भी हमको ऐसा करना है कि जो वुशु जो है धीरे धीरे ओलंपिक में भी आ जाए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। जब पूरा बहुत पॉपुलर हो जाएंगे, तो अगर पॉपुलर हो जाते हैं हर एक स्टेट में और हर एक ओलंपिक में भी आ जाएंगे धीरे धीरे। तो अभी सर ये आपसे बात हाँ काटूंगा सर इसमें कि ऑलरेडी वुशु जो आपने जैसे पहले बताया सर कि 2022 टक्कर में जो शायद वो पोस्टपोन हो गया सर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम्स नाउ। हाँ Hopefully in 2024 or 2028 it will be the part of Olympics as well sir, because wushu is the best promising sport sir. In 2016 sir it was part, क्योंकि आपको हाँ याद होगा सर कि उसमें 2-3 डिसिप्लिन को निकाला था, wushu was going to be included, बट थोड़ा सा कुछ कारण से वो नहीं हो पाया। बट सर आवर होप सर थोड़ा सा हाई। होपफुली वुशु स्पोर्ट जो है ग्लैमरस स्पोर्ट है वर्ल्ड वाइड सर, और 5 हाँ कॉन्टिनेंट्स में भी है, और हमारे इंडिया में सर हर जगह है। आई डोंट फील कि देयर इज कोई स्टेट है कि जहां पर वुशु उतना पॉपुलर नहीं है, बट ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस ऑफ एजुकेशन का प्रॉब्लम है, तो वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। आई थिंक सर अच्छा। वी हैव 43 यूनिट्स, 44 हमारे नेशनल में सर। अभी मैं बोल रहा हूँ सर कि परेशान हो गए कि बच्चों को कहाँ रखे। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट 1200 बच्चे आ जाएंगे सर, मोर देन 1500 बच्चे आ गए सर। तो वो थोड़ा सा वो वुशु हम्म, में पॉपुलैरिटी अच्छी है सर। आपने खुद भी देखा होगा खेलो इंडिया में अभी जो चल रहा है पाठशाला, नंबर ऑफ हाँ पार्टिसिपेंट तो अच्छे हैं, बट देयर आर सम स्टेट्स जहां पर अभी कनेक्टिविटी भी पुअर है विद देमसेल्फ, दे आर नॉट गोइंग, वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं सर। बट सर आपके साई कितना जितना हमें सपोर्ट कर रही है, मिनिस्ट्री जितनी हमें सपोर्ट कर रही है, तो हम ट्राई कर रहे हैं उस पे एक्सपेक्ट पे आ जाए और अपना नाम, देश का नाम रोशन करें बार बार सर। तो अभी आपको भी पता सर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव गोल्ड आ गया सर।
तो अभी 2022 एशियन गेम्स है और 2021 यूथ एशियन गेम्स है, उसमें भी सर इंडिया का योगदान अच्छा रहेगा, होपफुली कि इंडिया राइज इन वुशु सर। बहुत अच्छा। बस सर इससे हाँ। थैंक यू करेंगे, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। तो चलते हैं फिर, कल सोमवार को मिलते हैं। मंडे को सर, जो भी सर मंडे को। प्लान है सर आई विल डिस्कस विद यू। मैं आपको थोड़ा प्रेम को बोलूंगा सर, वो आपको बता देगा सर। आई हैव ठीक ऑलरेडी है, डिस्कस विद। थैंक ठीक यू है, वेरी ठीक। मच सर, थैंक यू ओके, एवरीवन। थैंक यू।